बाटे। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए। हम लोग जो है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे सोशल साइंस में हमारे पास जो है, देखिए हमारे पास जो है सोशल साइंस SST कहिए, SST, ठीक है। ये सोशल साइंस SOCIAL SCIENCE सोशल साइंस, ठीक है। सोशल साइंस में हमारे पास बुक है इतिहास, ठीक है, अर्थशास्त्र, अरे इकोनॉमिक्स एक कॉल जाला बाबू, राजनीतिक शास्त्र लिखिए ना, शास्त्र, हाँ, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ठीक है। भूगोल मतलब किताब जिसमें बीता हुआ बात हो, यानी कि जो है हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं किसको, बीते हुए बात को। जैसे इस समय हम जो है बोल रहे हैं, कुछ समय के बाद जो है क्या होगा, ये बीता हुआ समय हो जाएगा, समय हो जाएगा ना, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं किसके अंदर जी, हिस्ट्री के अंदर, यानी कि इतिहास के अंदर में पढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए, चलिए जी आवाज जा रहा है। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने मेन मुद्दा पे, ठीक है। मेन मुद्दा हमारे पास जो है, हम शुरू कर रहे हैं इतिहास। कौन से सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, इतिहास। इतिहास किसको कहते हैं, जो बीता हुआ समय है, जो हमारा अतीत है, उसी को हम इतिहास कहते हैं, ठीक है। अब इतिहास में हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में हम देखिए इस यूनिवर्स में, इस दुनिया में, ये जो इतनी बड़ी जो है हमारा दुनिया है, संसार है, इसमें हम लोग जो है यूरोप में रहते हैं। यूरोप में अगर बात किया जाएगा तो यूरोप में हम लोग कहाँ पे रहते हैं, सॉरी एक चीज गलत बोल दिया। अब देखिए, जैसे क्या है कि हमको पढ़ना है कि यूरोप में जो है जितने भी देश थे, उनके अंदर अंदर जो है राष्ट्रवाद की भावना क्यों जगी, और राष्ट्रवाद क्या होता है इसको समझेंगे। और अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग अपना जो है राजनीतिक कैरियर, यानी कहिए कि जीवन को यहाँ पे दिखाने का कोशिश किया है। और राजनीति से हमें ये सीखना है, जैसे क्या है इतिहास से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई चीज किस तरह से हो रही थी पहले, क्या गलती किसने किया है, किस गलती को नहीं दोहराना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये आपका एनसीईआरटी का है। देखिए कह रहा है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, यानी कि जागृति जागृति मतलब जागरूक होना, किसी के प्रति क्या होना जी, जागरूक, यानी कि कोई काम कर रहे हैं उसके प्रति जागरूकता। यानी कि अब समझिए, उसके बाद कह रहा है यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक वाहक बनती है। यानी कि कहने का मतलब है राष्ट्रवाद जो है एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में, यानी कि जैसे एक क्षेत्र में हो, या कह ले, या संस्कृति मतलब जातिवादी, या कह लीजिए संस्कृति रह रखाव में हो, या कोई समाज में हो, कोई समाज में रहने वाले परिवेश में क्या लाती है, एकता लाती है। यानी कि सब कोई एकजुट होकर के उस किसके आधार पर रहते हैं, जैसे राष्ट्रवाद, यानी कि राष्ट्रवाद से हमें क्या मिलने लगता है कि हम लोग जो है, राष्ट्रवाद का मतलब हुआ कि कोई भी भौगोलिक क्षेत्र हो, या सामाजिक क्षेत्र हो, या
कोई भी क्षेत्र हो उसमें विशेष जो लोग रह रहे हैं ना, वो एकत्र होकर यानी कि एकजुट होकर के रहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। या कहते हैं कि क्या है कि एकजुटता है, यानी कि इनके अंदर राष्ट्रवाद है। अब देखिए, हाँ, देश के प्रति प्रेम कहिए, यहाँ कहने का मतलब है भौगोलिक क्षेत्र, मतलब आप जो है इस देश में रह रहे हैं, भारत देश में रह रहे हैं, तो भारत देश के प्रति आपका प्रेम यानी कि एकता, प्रेम यानी कि एकता। उसी तरह से कोई संस्कृति की यानी कि कोई जो है विशेष आपके जो है सांस्कृतिक क्षेत्र है, वहां पे आपका एकता, या कह ले कि कोई समाज के प्रति आपका एकता, वही आपका राष्ट्रवाद है, यानी कि एकजुट करना राष्ट्रवाद है। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप के पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। यानी कि ये जो राष्ट्रवाद की भावना है ना, वो कब शुरू हुई, जब उसका बीजारोपण मतलब उसकी शुरुआत हुई या उसको शुरू किया गया, उसके जो है वो कब किया गया है, जो पुनर्जागरण के काल में ही हो चुका था, यानी कि बहुत पहले हो चुका था। उसके बाद कह रहा है परंतु 1700, डेट याद रखिएगा, परंतु क्या कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति, कब हुई थी फ्रांसीसी क्रांति, 1789 ईस्वी में। अब कह रहा है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति ने यह उन्नत रूप प्रकट किया, यानी कि 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई, ये और तेज हो गया। क्या चीज तेज हो गया जी, क्या चीज, राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो और तेज हो गई। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, 19वीं सदी, 19वीं सदी मतलब 1901 से लेकर के 1999 तक, ये कौन सा सदी है जी, सॉरी, ए गलत हो गया, ए ओ गलत हो गया, ये जो है 19वीं सदी का मतलब हुआ ना, यहाँ पे देखिए 19वीं सदी का मतलब हुआ कि 1801 से लेकर के 1899 तक, ये जो हमारा वर्ष था, ये 19वीं सदी था। 19वीं शताब्दी कहिए या सदी कहिए, शताब्दी। ठीक है, जिसको कहते हैं, अभी हम लोग किस शताब्दी में जी रहे हैं, 21वीं में जी रहे हैं, क्योंकि 2020 है इसलिए 21वीं एक एक्स्ट्रा होता है। अब देखिए कह रहा है कि 19वीं शताब्दी शताब्दी में तो यह उग्र और आक्रामक रूप से में सामने आई, इसके कारण भी यथेष्ट यथेष्ट थे और परिणाम भी युगांतकारी थे। यानी कि कहने का मतलब है, जो 19वीं सदी था, 19वीं सदी में यह और बढ़ गया, यानी कि राष्ट्रवाद की भावना, एकता की भावना और बढ़ गई, और बढ़ गई, जो क्या हो गई जी, जो यथाष्ट यानी कि बहुत ज्यादा ही ये उस समय क्या हो गई थी, 19वीं सदी में बढ़ गई थी। राष्ट्रवाद की भावना जो थी वो 19वीं सदी में क्या हुई, उग्र रूप ले चुकी थी, यानी कि बहुत ज्यादा विशाल मतलब हो चुकी थी। अब देखिए उसके बाद कह रहा है, ये आपके नेपोलियन थे जी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उनके बारे में भी आएगा। अब देखिए कह रहा है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास फ्रांस की राज्य क्रांति तत्पश्चात नेपोलियन ने आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान दिए। यानी कि जब फ्रांस की जो है क्रांति हो रही थी, तो नेपोलियन जो थे, नेपोलियन बोनापार्ट, उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब, जो है आपकी फ्रांस में क्रांति हो रही थी तब, हाँ, 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1789 ईस्वी में, डेट याद रखना है। अब देखिए फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजात वर्गीय परिवेश के बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तु बना दी। यानी कि वो जो क्रांति थी नो, उसको क्या बना दिया गया, यानी कि अखबार में ला दिया गया, हर एक जगह पे पहुंचाने का कोशिश किया गया। मतलब जैसे आसानी से कोई चीज मिल जाता है, उसी तरह से उसको क्या किया गया, जगह जगह पे पहुंचाया गया, ताकि आसानी से ये चीजें फैल सके। क्या चीज हो सके, फैल चीजें सके। अब देखिए यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन ने अभियानों द्वारा नवयुग का जो है संदेश पहुंचाया। नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम परिवेश से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। यानी कि जो ये आपका
इटली और जर्मनी था, इसको जो है नेपोलियन आपका क्या किया जी, भौगोलिक नाम परिवेश से जो है बाहर कर उसे अपना जो है क्या किया जी, रूपरेखा यानी कि वास्तविक रूपरेखा प्रदान किया, यानी कि उसे भी उजागर किया। किसको जी? इटली और जर्मनी को। इटली और जर्मनी को, यहाँ पे देखिए नेपोलियन, यहाँ पे इटली और जर्मनी, या कहिए जर्मनी और इटली को किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, अब देखिए उसके बाद कह रहा है जिसे इटली इटली और जर्मनी के एकीकरण का जो है मार्गदर्शन प्रस्तुत हुआ। दूसरी तरह नेपोलियन की नीति के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्तिपूर्ण विरोध भी जगा। यानी कि इसने जो कहा, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि जो हमारा क्रांति था उसको जगह जगह पे फैलाने का कोशिश किया और उसे सर्वसाधारण वस्तु यानी कि हर एक जगह पे उपलब्ध कराया जो क्रांति हो रही थी उसकी। तब क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट ने उसको इटली और जर्मनी को एक रूपरेखा, भौगोलिक रूपरेखा प्रदान किया, यानी कि उसे भी दिखाया कि ये भी देश है। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि आधिपत्य यानी कि फ्रांसीसी जो है प्रभुता, यानी कि फ्रांस में जो प्रभुता एकता थी वो क्या हुई, जागृत हुई, यानी कि उन लोगों में एकता की भावना बढ़ी। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि नेपोलियन के पतन, उसके बाद जो है नेपोलियन का क्या हुआ, पतन। अब देखिए जब नेपोलियन का पतन हुआ तो यूरोप की जो है विजयी शक्तियां, क्या कह रहा है कि पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1815 में एकत्र हुई, जिसका उद्देश्य यूरोप, देखिए कब एकत्र हुई जी, वियना। अगर आपसे कभी पूछ देगा वियना सम्मेलन कब हुआ था, ये वियना सम्मेलन है। कहा जी, ऑस्ट्रिया की एक राजधानी में वियना सम्मेलन हुआ था, कब? 1815 ईस्वी में। यानी कि वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। अगर आपसे कोई पूछ दे वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो 1815 ईस्वी याद रखिएगा। अब देखिए कह रहा है मैं उसी व्यवस्था को स्थापित करना था जिससे नेपोलियन के युद्ध और विजय ने अस्त व्यस्त कर दिया था। यानी कि जो नेपोलियन ने जो भावना बैठाई थी लोगों के अंदर, फ्रांस के अंदर, जर्मनी और जो है इटली को लेकर के, वो उसका जो है निवारण करने के लिए कहिए या उसको जो है खत्म करने के लिए कहिए, क्या हुआ, वियना सम्मेलन हुआ। कब हुआ? 1815 ऑस्ट्रिया की राजधानी में हुआ। अब देखिए उसके बाद कह रहा है कि पुनः परंतु इसमें भाग लेने वाले राजनीतिक इस बात को देख सकने में असमर्थ रहे कि जनता और राष्ट्रवाद की नई शक्तियां राजनीति के निर्धारित करने वाले नए तत्वों के रूप उभर रही थी। यानी कि उन्होंने बहुत सारी गलतियां की, या उन्होंने ये देख नहीं पाया जो राजनीतिक उभर रहा था, जो राष्ट्रवाद उभर रहा था, उसको उन लोगों ने नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, अब देखिए यही आपका जो है चित्र है इसका। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब देखिए अब आते हैं मेटरनिक के बारे में। कह रहा है कि सन 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन कब हुआ था जी? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने किया। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815। और जो है फ्रांसीसी क्रांति 1789। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि जो घोर प्रतिक्रियावादी था, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां ने मिलकर ऐसी व्यवस्था की जिसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में उन शक्ति संतुलन सॉरी हाँ शांति संतुलन स्थापित करना था। यानी कि ये जो हमारा सम्मेलन हुआ, वियना सम्मेलन हुआ, उसमें हमारे पास ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय देश, यूरोप में जो देश है वो शामिल हुए। उनका उद्देश्य था कि शांति हो। जैसे इस समय युद्ध चल रहा है तो बहुत सारे देश के अंदर जो है हलचल मचा हुआ है, क्योंकि वहां से जो है हमारा क्या आता है, मैक्सिमम तेल आता है, मैक्सिमम कच्चा तेल आता है, वहां से बना बनाया तेल नहीं आता है। कहां से जी? ईरान से।
ठीक है? ईरान से जो जल मार्ग संधि है, वहाँ पे क्या है कि वो छोटा-सा थोड़ा-सा रास्ता है। वहीं से सभी जहाज़ें क्या होती है, खाड़ी देशों से गुजरती है। जो हमारा खाड़ी देश है, मतलब उधर का जो साइड का जो अरब-वरब होता है, कतार-वतार, ये सब हमारा खाड़ी देश है। तो ये खाड़ी देश है, उधर से क्या निकलता है हमारा, कच्चा तेल उधरे से निकलता है और उसी को उसने क्या कर लिया है, उसी पे ब्लॉक कर दिया है, कब्ज़ा कर लिया है। अब क्या हुआ है कि जितना भी देश उससे क्या कर रहा था, उस एरिया से तेल मँगा रहा था, वो सब फँसा हुआ है। जब सब फँसा हुआ तो सबके अंदर इस चीज़ का संकट है, तेल गैस का, सबके अंदर है। अब कोई ऐसा देश है जिसको वो जाने दे रहा है, मन कर रहा है तो जाने दे रहा है, मन कर रहा है तो नहीं जाने दे रहा है। अब जो देश है हमारा, जो बाकी सारा, वो जिसको ये संकट जो है प्रभावित कर रहा है कि हमारे पास गैस नहीं है, तेल नहीं है, तो वो क्या कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी से सुलझाया जाए। उसी तरह से बात क्या था जी, जब हमारा वीएना सम्मेलन हुआ तो उसका भी उद्देश्य क्या था कि इसको शांति व्यवस्था इसकी स्थापित किया जाए। अब देखिए, कह रहा है कि जिससे नेपोलियन के युद्धों ने समाप्त कर दिया था, यानी कि बहुत सारे जो युद्ध हुए, वो नेपोलियन जो कराया था, उससे क्या हुआ था, बहुत सारा अस्त व्यस्त चीजें हो गया था। जब युद्ध होता है तो नुकसान होना लाजमी है, यानी कि होना ही होना है। कोई भी देश हो, छोटा हो बड़ा हो, दोनों तरफ नुकसान होगा ही। अगर मान लीजिए कि अगर कोई बड़ा शक्तिशाली आदमी है, एक चट्टा लगाएगा तो छोटा जो है एक चट्टा जरूर लगा देगा। उसको गुस्सा आएगा तो वो भी लगाएगा, लेकिन लगाएगा। एक एक चट्टा लगाया लगाया ना, वो आप दो चट्टा लगा लिए, उससे क्या, एक चट्टा लगाया, आपको नुकसान भी है, उसको भी नुकसान हुआ। वही बात होती है युद्ध में। अब देखिए, गणतंत्र प्रजातंत्र, गणतंत्र प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी, उसका जो है विरोध करना और पुनर्व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक की व्यवस्था थी। क्या कहते हैं जी, मेटरनिक का व्यवस्था का उद्देश्य था। यानी कि इन्होंने कहा जो प्रजा का तंत्र था, गणतंत्र था, उसको स्थापित करने का कार्य किसका था जी? मेटरनिक का था। ठीक है? मेटरनिक का काम था जी, और वो ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। और आपसे पूछ दिया जाएगा वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। यानी कि वो थी 18वीं शताब्दी, और वहीं से शुरू हुआ राष्ट्रवाद की भावना, वहीं से शुरू हुई। और जो है 19वीं सदी में, 19वीं, आक्रोश बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है? अब उसके बाद देखिए, कह रहा है अतः वियना सम्मेलन के मध्य से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई, इटली का अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए। यानी कि क्या हुआ, जो मेटरनिक था उसका खत्मा हुआ, मेटरनिक नहीं, सॉरी, नेपोलियन का खत्मा हुआ। अब कौन सा युग आ गया? मेटरनिक का युग आ गया। क्योंकि अब ये चला रहा था तो इसका युग, पहले कौन चला रहा था? नेपोलियन चला रहा था, तो वो उसका युग था। अब जैसे वो खत्म हुआ तो कौन आया जी? मेटरनिक आया। ठीक है? अब देखिए, मेटरनिक कौन था जी? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। और देखिए, कह रहा है कि मेटरनिक ने, कह रहा है कि मेटरनिक ने कई राज्यों में विभाजित कर दिया। किसको विभाजित कर दिया जी? कुछ भी नहीं छूटा है। कह रहा है ना कि इटली का अपना प्रभाव स्थापित कर दिया, और क्या किया? मेटरनिक ने उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। यानी कि जब में मेटरनिक युग आया तो वो अपने अनुसार से उन राज्यों को सजाने लगा, और उसे कई राज्यों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। अब देखिए, कह रहा है उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। अ, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो के साम्राज्य, फर्डिनेंड, सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया। यानी कि देखिए, जो हमारा था मेटरनिक आया, तो वो क्या किया, बहुत सारे राज्यों को क्या किया, अलग अलग कर दिया, और अलग अलग ना, अलग अलग व्यक्ति को क्या किया, सौंप दिया। यानी कि अलग अलग व्यक्ति को सौंप दिया। जैसे सिसिली जो था और नेपल्स था, वो प्रदेश जो है बुर्बो साम्राज्य के क्या कर दिया, अधीन कर दिया। उसके बाद जो है रोम और उसके जो आसपास का राज्य था उस किसके नाम कर दिया, तो लोम्बार्डी और बेनिसिया, और सॉरी, ये जो है कह रहा है कि रोम और उसके आसपास का राज्य
पोप सत्ता को दिया गया। यानी कि ये जो पोप सत्ता संभालने वाले थे उनको कौन सा राज्य दिया गया जी? रोम, उसके और उसके आसपास का जो राज्य था, जो इलाका था, वो किसको दिया गया? पोप सत्ता को। ठीक है, अब कह रहा है कि लेम्बोर्डी और जो है एवं वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हुआ। यानी कि ये दोनों किसके अधीन थे जी? लेम्बोर्ड लेम्बोर्डिया एवं वेनेशिया ये किसके अधीन थे? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया के अधीन थे। और देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि ऑस्ट्रिया अपना आधिपत्य यानी कि प्रभुत्व कायम किया, यानी कि ऑस्ट्रिया के अधीन आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि परमा और मोडना और टस्कनी के प्रांत हैबसबर्ग राजवंश को दे दिया। यानी कि हैबसबर्ग कोई राजवंश था, उसको क्या किया? उसको सौंप दिया। अब देखिए कह रहा है तथा जेनेवा जेनेवा और सर्डिनिया पिडमाउंट के राज्य में शामिल कर दिया गया। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछता है, जेनेवा और सर्डिनिया किसके अधीन कर दिया गया? पिडमाउंट के। पिडमाउंट के अधीन कर दिया, राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। जर्मनी में जो है 29 रियासतों का संघ कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार स्थापित हुआ। क्योंकि जो हमारा मेटरनिक था वो का था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो उस पे अब डायरेक्ट रूप से नहीं, जो है इनडायरेक्ट रूप से किसका अधीन था? वो किसके अधीन था? ऑस्ट्रेलिया के। जब मेटरनिक के अधीन था तो मेटरनिक चांसलर था वहां का ऑस्ट्रिया का, यानी कि ऑस्ट्रिया का अधीन था। अब देखिए वही चीज आपसे कह रहा है कि अधिकार स्थापित कर लिया तथा हर संभव प्रयास किया गया कि उसे राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। यानी कि राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगे। क्या प्रयास किया? ऑस्ट्रिया ने या कहिए मेटरनिक ने? मेटरनिक ने कि जाकि राष्ट्रवाद की भावना नहीं जगे, यानी कि इन लोगों में एकता नहीं हो। ठीक है, अब देखिए मेटरनिक ने फ्रांस में भी पुरातन पुरातन व्यवस्था की जो है पुनर्स्थापना की। इसके तहत वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तिशालियों के विजय थी। यानी कि उसमें जो सम्मेलन हुआ शांति के लिए, वो शांति तो हुई लेकिन वो शांति जो है ऑस्ट्रिया के अधीन आ गई। यानी कि उस पे जो है ऑस्ट्रिया का आधिपत्य था। लेकिन यह व्यवस्था जो है अस्थाई साबित नहीं हुई। अस्थाई का मतलब ये हमेशा के लिए, कुछ दिनों के लिए, अस्थाई रूप से नहीं हुई। यानी कि ये फिक्स नहीं हुआ, कुछ दिनों तक चला और फिर वहीं राष्ट्रवाद की भावना के लिए उत्सुक हो गए लोग। अब देखिए साबित नहीं हुई और जल्द ही यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। यानी कि फिर से दोबारा से राष्ट्रीयता जगी और यूरोप में जितने भी देश थे वो फिर से प्रभावित हुए। प्रभावित होने का मतलब सभी देशों में राष्ट्रीयता की भावना जगी और सब लोग क्या चाहने लगे कि राष्ट्रीयता, यानी कि जो है आपका उस समय राजतंत्र चल रहा था, तो क्या मांग उठी? लोकतंत्र की। लोकतंत्र की मांग उठी। अब देखिए उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। आई देखिए ना पहले तीन को भेजना है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्रांस में वियना सम्मेलन के तहत क्रांति के पूर्व की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनर्स्थापित किया गया था। लुईस 18वां फ्रांस का राजा बना। यानी कि बुर्बो वंश का जो है पुनर्से स्थापित करने के लिए क्या किया गया? लुई 18वें को क्या बनाया गया? राजा बनाया गया। लुई नाम है जी। अब तू अपन नाम रखना, मोटकी पतिरकी बौनी छोटकी कुछ नाम रखो तार मर्जी। हम अपन कुछ नाम रखी तार मर्जी। जे तेरे तारा अजीब लागत हो नहीं नाम नु, वही तरह तू जेबू तो कैसन कहे अचिया वो वही कैसन अचिया तारा कब हुए एक नहीं बोले के लूर नहीं है आ ऊ कैसन तारा बोले के लूर नहीं है। यानी कि सबका अलग अलग भाषा है, अलग अलग रहन सहन है। अब देखिए कह रहा है उससे फ्रांस में बदलती हुई परिस्थितियां समझा और फ्रांसीसी जनता का पुरातन क्या लिखा है जी? पुरातनपंथी व्यवस्था को थोपने का प्रयास नहीं किया। यानी कि लुई 16वां जो था वो दोबारा से आला 18वां उसने क्या हाँ जाइए।
अब जो है उसने अपनी जो है यानी कि पुरानी व्यवस्था का जो है उसने थोपने का प्रयास नहीं किया। एक गिलास पानी लेते आइएगा। उसने प्रतिक्रियावादी तथा सुधारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया तथा इसी उद्देश्य से 2 जून 1814 ईस्वी में सम्राट की ओर संवैधानिक घोषणा जारी किया गया, जिससे 1814 ईस्वी के चार्टर के नाम से जाना जाता है। कब जी? 1814 ईस्वी को किसके नाम से जाना जाता है? चार्टर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए उसके बाद कह रहा है चार्टर के शासन काल में कुछ परिवर्तन किए गए, परंतु इसका परिणाम 1830 की क्रांति के रूप में सामने आया। यानी कि फिर से क्रांति हुई, क्योंकि लोग का मांग था कि लोग तंत्र चले, यानी कि लोग की इच्छाओं के अनुसार काम हो। अब देखिए उसके बाद जो है क्या हुआ। अब देखिए यहाँ पे अब बात कर रहे हैं किस चीज की? जुलाई 1830 की क्रांति। 1830 की क्रांति क्या थी ये समझिएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे तो कह रहा है कि चार्ल्स चार्ल्स 10वां, एक्स मतलब 10वां। चार्ल्स एक्स एक जो है निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। निरंकुश मतलब निर्दयी आदमी, निर्दयी आदमी था। अब देखिए जिससे फ्रांस के काटने काटने वाला। अब देखिए जिससे फ्रांस में उभर रही राष्ट्रीयता तथा राजतंत्रवादी भावनाओं को दबाने का कार्य किया। यानी कि उसने क्या चाहा, जो राष्ट्रवाद की भावना बन रही है, जो लोग उभर करके सामने आ रहे हैं, जो राष्ट्रीयता की मांग कर रहे हैं या कई लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, उसको दबाने का प्रयास उसने किया। वो क्या था जी? वो एक जो है निरंकुश राजा था। अब देखिए क्या हो, उसने उसने अपने शासन काल में संवैधानिक लोकतंत्र की राह में कई गतिरोध उत्पन्न किया। उसके द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलीग्रेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। किसको प्रधानमंत्री बनाया गया जी? पोलीग्रेक को जो है प्रधानमंत्री बनाया गया। और देखिए पोलीग्रेक क्या किया? पोलीग्रेक ने पूर्व पूर्व में लुई 18वें के द्वारा स्थापित समान नागरिक साहित्य के स्थान पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग को की स्थापना तथा उसे विशाधिकार विशा वि- विशेषाधिकार से विभूतिपूर्ण करने का जो है प्रयास किया। अब इसे देखिए क्या किया इसने, क्या किया, जो बड़े ऊंचे के लोग थे उन्हें अपने साथ मिलाने का कोशिश किया और उन्हें बेनिफिट देना शुरू किया। यानी कि बेनिफिट देगा इसका मतलब है कि उसके अंदर वो लोग आ जाएंगे, उसके सपोर्ट में उतरेंगे। तो वो क्या करेगा, जो राष्ट्रवादी आदमी है, जो राष्ट्रवाद की भावना जगा रहा है, जो लोकतंत्र की मांग कर रहा है, वो धीरे धीरे क्या करेगा, उनके अधीन आते जाएगा और वो क्या करेंगे, उसको दबा देंगे। और ये उसका काम किया किसने? हाँ, यानी कि पोलीग्रेक ने जो है वो क्या किया, वो जो है उन्होंने जो बड़े उच्च वर्ग के लोग थे उन्हें अपने अधीन मतलब समझिए कि वो अपने अधीन कर लिया। यानी कि उन्हें लालच दे करके अपने तरफ खींचने का कोशिश किया। अब देखिए उसके इस कदम को उदारवादियों ने चुनौती चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध पंडयन हाँ सॉरी षड्यंत्र समझा। प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने पोलीग्रेट के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। यानी कि वो भी उसके झांसा में नहीं आए, क्योंकि उनको पता था कि ये बाद में हमारे साथ भी वही करेगा जो उन लोगों के साथ कर रहा है। यानी 10 गो पेज, मिनिमम 10 पेज। अब देखिए यहाँ पे देखिए
चार्ल्स 10 जो था इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया रूप 25 जुलाई 1830 ईस्वी को चार अध्यादेशों द्वारा उदारवादी लोगों के हाथों का प्रयोग इन अध्यादेशों के विरुद्ध पेरिस के क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 18 जून 18 तुम लोग मत बोलो क्या चीज है 28 जून 1830 ईस्वी में गृह युद्ध का आरंभ हुआ। गृह युद्ध मतलब उन देशों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना जगी और यानी कि घर के अंदर यानी कि उस देश के अंदर युद्ध होने लगा। जब क्या बोलते हैं उस देश के अंदर जब युद्ध होने लगा उसी को क्या कहे गृह युद्ध। यानी कि कहीं पे जो है जैसे मान लीजिए एगो राज्य में हो रहा है तो वहां पे एक राज्य में हो रहा है उसका मतलब अगर राज्य की बात करेंगे तो वहां पे भी गृह युद्ध हो रहा है। अगर देश की बात करेंगे तो देश के प्रति तो वहां पे गृह युद्ध या घर में करेंगे तो घर का गृह युद्ध। ठीक है इस तरह है गृह होता है जो ग है ना उसमें र है गृह होता है। ठीक है आरंभ हो गया ग में र होता है। अब देखिए इसे ही जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं यानी कि जब गृह युद्ध छिड़ा और इसी को क्या कहते हैं जी 1830 की जुलाई 1830 की क्रांति कहते हैं। परिणाम चार्ल्स 10वां जो था फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर इंग्लैंड पलायन कर गया मतलब भाग गया। अब देखिए इस प्रकार फ्रांस में बुर्बो वंश का जो है क्या हुआ शासन का अंत हुआ क्योंकि वो कौन जो मेटरनिक था वो किसको बनाया था बुर्बो बनाया था। और बुर्बो वंश कब खत्म हो गया जी जुलाई 1830 को खत्म हो गया। और जो उसका चार्ल्स 10वां वो क्या वहां पलायन कर गया इंग्लैंड। चार्ल्स 10वां कहाँ पलायन कर गया इंग्लैंड। ठीक है बुर्बो वंश का जो है अंत कब हुआ जुलाई 1830 जुलाई 1830 में किसका अंत हुआ जुलाई 1830 की क्रांति क्या है जिसमें क्या हुआ गृह युद्ध छिड़ा और गृह युद्ध से क्या हुआ चार्ल्स 10वां का जो है शासन काल खत्म हुआ। वो चार्ल्स 10वां कहाँ भाग गया इंग्लैंड। अब समझिए कह रहा है फ्रांस में जुलाई 1830 की इस क्रांति के परिणाम स्वरूप बुर्बो वंश के स्थान पर क्या लिखा है जी आर्लियंस वंश को जो है गद्दी सौंपी गई। इस वंश के शासक लुई फिलिप ने उदारवादियों पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन में सत्ता प्राप्त की थी। अतएव इनकी नीतियां उदारवादियों के पक्ष में तथा संवैधानिक गणतंत्र नियमित रही। यानी कि उसने क्या किया ये जो चाह रहे थे गणतंत्र रहे तो उन्होंने क्या किया गणतंत्र रखने का यानी कि संवैधानिक रूप से सुचारू रूप से चलाने का कोशिश किया। ठीक है और इसको जो है सुचारू रूप से क्या किया जी चलाया। अब बात करेंगे 1830 की जो है 1800 1830 की जो है क्रांति का प्रभाव क्या रहा। ये तो युद्ध हो गया अब उसका कहर भी है। अब देखिए कह रहा है कि 1830 की क्रांति का प्रभाव कह रहा है इस प्रकार जुलाई की क्रांति इस बात की सूचक थी कि देश में कट्टर राजतंत्रवादियों के प्रभाव कम हो गया। किसका जी जो राजा के प्रति यानी कि राजवादी यानी कि राजतंत्र को चाह रहे थे उनका प्रभाव कम हो गया। जब उनका प्रभाव कम हो गया और वास्तव में यह क्रांति मध्यम वर्ग लोक प्रभुसत्ता के सिद्धांत को देने वाली थी। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया तथा वियना कांग्रेस के उद्देश्य को निर्मूल सिद्धांत कर दिया।
इस प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा और राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति की भावना प्रकट राष्ट्र देशभक्ति की भावना का प्रकटन जिस प्रकार हुआ उसे यूरोपीय राष्ट्रों के राजनीतिक एकीकरण, संवैधानिक सुधार तथा राष्ट्रवाद के विकास मार्ग प्रस्तुत किया गया। इटली और जर्मनी के एकीकरण, यूनान, पोलैंड और हंगरी ने तत्कालीन व्यवस्था का प्रति राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण आंदोलन उठ खड़े हुए। यानी कि सुनिए, यानी कि जब ये देखा गया, जब ये क्रांति हुई और मध्यम वर्ग जो है चाह रहा था कि जो लोकतंत्र सॉरी राजतंत्र हो, उनकी प्रभाव कम हुई और क्या हुआ, लोकतंत्र स्थापित हुआ। लोकतंत्र स्थापित हुआ तो जो बाकी आसपास के देश थे उनके अंदर भी राष्ट्रीयता की भावना होगी और वो भी चाह रहे थे क्या हो, लोकतंत्र हो। यानी कि किसके वजह से फ्रांस की ना क्रांति हुई थी। यानी कि फ्रांस की क्रांति को देखते हुए उन लोगों ने भी क्या किया, अपना भी राजतंत्र की ओर कदम रखा, यानी कि राष्ट्रीयता की ओर कदम रखा और तेजी से कदम रखा। यानी कि उनके अंदर भी जोश जुनून आ गया कि नहीं, अब हमको क्या कराना है, हम लोकतंत्र चाहिए। अब देखिए, आगे चलकर फ्रांस आगे चलकर फ्रांस लुई फिलिप के खिलाफ आवाज उठाने लगी, जिससे फ्रांस के एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार की। यानी कि फिर से वो थमा नहीं, फिर से लोग नया नया लोग षड्यंत्र करते गए और युद्ध अब नया युद्ध बनने वाला था। अब बात करेंगे सर 1848 में जो क्रांति हुई। यानी कि सन 1800 में भी एक क्रांति हुई, यानी कि वहीं पे नहीं थमा, हर कोई राजनीति करते गया, हर कोई राजनीति करते गया। तो अब हम लोग कल देखेंगे 1800 जो है कब की क्रांति, 1848 की क्रांति हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। अब जो है इसको पढ़ने के लिए आपको घर से पढ़ करके आना है। अब देख लीजिएगा, अब जो है आप देख लीजिएगा 1884 की क्रांति कहाँ पे है। ये तो हम लाइन बाई अब जो है हम लाइन बाय लाइन बतला रहे हैं, उसी तरह से मुख्य पॉइंट भी बाद में बतलाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये लाइन बाय लाइन है जो समझा रहे हैं। उसके बाद मुख्य बिंदु पे चर्चा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। चलिए तब आज की क्लास को यहीं पे खत्म किया जाए। कांची।